हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। हम लोग क्लास नाइन्थ की इकोनॉमिक्स कर रहे हैं एंड क्लास नाइन्थ की इकोनॉमिक्स का ये है फर्स्ट चैप्टर। और फर्स्ट चैप्टर में अभी हम फार्मिंग इन पालमपुर कर रहे हैं। फार्मिंग इन पालमपुर का ये है फोर्थ पॉइंट। तो चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। तो हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, टॉपिक ये है कि पालमपुर में जो फार्मर्स है ना, उनके बीच में किस तरीके से लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस तरीके से ज़मीन या भूमि बटी हुई है, इस चीज़ को हम जानेंगे। देखो, जितना भी हमने इस चैप्टर में पढ़ा इतना तो हमें समझ आ गया कि लैंड मतलब ज़मीन, भूमि बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है फार्मिंग में। फार्मिंग बिना लैंड के तो नहीं हो सकती, राइट। कल्टीवेशन बिना लैंड के तो पॉसिबल है ही नहीं। Unfortunately, not all the people engaged in agricultural have sufficient land for cultivation. तो पालमपुर में अगर हम सभी फार्मर्स की बात करें तो सभी किसानों के पास इक्वल तरीके से लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। एंड कुछ फार्मर्स ऐसे हैं जिनके पास सफिशिएंट लैंड नहीं है कल्टीवेशन के लिए। सो दैट मीन्स हम इससे ये बात समझते हैं कि पालमपुर में जो लैंड है वो अनइक्वली तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। पालमपुर में कितनी फैमिलीज़ हैं? टोटल फैमिलीज़ हैं 450 और 1/3 जो हैं वो लैंडलेस हैं। 1/3 कौन है? 1/3 दलित्स हैं। तो 1/3 450 का कितना हुआ? 150 फैमिलीज़। तो 150 फैमिलीज़ जो है वो दलित्स हैं जिनके पास लैंड नहीं है कल्टीवेशन के लिए। ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज़ हु ओन लैंड, अगर हम इसके अलावा 150 फैमिलीज़ के अलावा जो रेस्ट कुछ एक फैमिली हैं जैसे कि 240 फैमिलीज़, इनकी अगर हम बात करें तो इनके पास लैंड तो है लेकिन 2 हेक्टेयर से कम है, मतलब 2 हेक्टेयर के साइज से भी कम है। तो 2 हेक्टेयर का साइज़ बहुत कम हो जाता है, तो इस पे ये क्या तो खेती करेंगे, क्या उसका प्रोडक्शन होगा। तो जो भी इनको प्रोडक्शन मिलता है ना कल्टीवेशन से, ना तो इनसे इनका खुद का पेट भर पाता है, ना ही इनकी कोई अच्छी आमदनी हो पाती है, ना ही कोई एडिक्वेट अमाउंट ऑफ इनकम इनकी हो पाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या समझे कि 450 फैमिलीज़ हैं, इनमें से 150 फैमिलीज़ किसकी हैं? दलित्स की। सो मेजॉरिटी ऑफ द दलित्स के पास तो लैंड है ही नहीं कल्टीवेशन करने के लिए। अब दलित्स के अलावा अदर कास्ट के लोग जो हैं उनमें उनकी बात करें तो उनमें से 240 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके पास लैंड तो है बट बहुत स्मॉल साइज़ में, मतलब 2 हेक्टेयर से भी कम साइज़ की लैंड है इनके पास। तो इनको आप ये कह सकते हो बहुत ही स्मॉल फार्मर्स हैं। तो जितनी लैंड इनके पास है ना, उस पर इतना अच्छा कल्टीवेशन नहीं हो पाता कि इनकी कोई आमदनी हो जाए या ये कोई पैसा कमा लें। बस इतना ही प्रोडक्शन हो पाता है कि इन लोगों का, ये जो 240 फैमिलीज़ हैं, इन लोगों का खुद का पेट भर पाता है इससे। अब यहाँ पर आगे एग्जाम्पल दिया गया है इसी चीज़ का कि अगर स्मॉल फार्मर्स होते हैं और उनके पास ज़मीन अगर 2 हेक्टेयर के साइज से भी कम होती है या 2.25 हेक्टेयर समझ लो, थोड़ी सी 2 हेक्टेयर से ज़्यादा, तो इतनी ज़मीन होने के बाद भी इनके घर का खर्चा नहीं चलता, इनके पास लिमिटेड इनकम हो पाती है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है इस चीज़ का, तो इस एग्जाम्पल को पढ़ना ज़रूरी है। 1960 में गोविंद नाम का एक फार्मर था, उसके पास ज़मीन थी। ज़मीन का साइज़ कितना था? 2.25 हेक्टेयर्स। और ये जो ज़मीन थी ये अनइरीगेटेड लैंड थी, मतलब यहाँ पर वाटर सप्लाई नहीं था प्रॉपर तरीके से। और गोविंद के ना 3 सन थे, 3 बेटे थे। तो गोविंद एंड इसके 3 बेटे मिलकर कल्टीवेशन करते थे इस लैंड पर। कितनी लैंड पर? 2.25 हेक्टेयर्स की लैंड पर ये चारों मिलकर कल्टीवेशन करते थे। लेकिन फिर भी इनकी जो लाइफ थी वो कंफर्टेबल नहीं थी। द फैमिली मैनेज टू फीड itself with a little bit of extra income from one buffalo that the family possessed. फार्मिंग के अलावा इनके पास अगर कोई लिमिटेड इनकम होती थी तो वो किससे होती थी? एक बफेलो थी इनके पास, उससे, क्योंकि इसका ये मिल्क वगैरह बेचकर अपनी इनकम को अर्न किया करते थे। सम ईयर्स आफ्टर गोविंद्स डेथ, अब गोविंद की डेथ हो गई तो क्या हुआ कि जो गोविंद के पास 2.25 हेक्टेयर की ज़मीन थी ना, ये इसके तीनों बेटों में बट गई।
अब तीनों बेटों में बटेगी तो ऑब्वियसली सी बात है इक्वल बटेगी। तो तीनों बेटों में इक्वली तरीके से ये लैंड डिस्ट्रीब्यूट हुई, तो सबके पास कितना कितना पार्ट आया, 0.075 हेक्टेयर्स इन साइज। मतलब तीनों के पास 0.75 हेक्टेयर इन साइज का लैंड आया। तो अब आप क्या देख रहे हो, इसे क्या समझे हो कि लैंड तो इन स्मॉल फार्मर्स के पास लिमिटेड होती थी, लेकिन जैसे ही इनकी फैमिली का साइज़ या इनकी फैमिली लिनिएज बढ़ती रहती थी, वैसे वैसे ये लैंड भी आगे डिस्ट्रीब्यूट होती रहती थी। और ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूशन होते होते, जैसे 3 बेटे हैं या 4 बेटे हैं, सब में ये लैंड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होके कम होती जाती थी। ठीक है। अब इन तीनों बेटों ने क्या करा, इन्होंने अपनी इस ज़मीन पर इम्प्रूव्ड इरिगेशन का यूज़ किया, मॉडर्न फार्मिंग मेथड का यूज़ किया, लेकिन फिर भी इन तीनों के पास अच्छी आमदनी नहीं हो पाती थी, ना ही अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर सिर्फ और सिर्फ लैंड के थ्रू कर पाते थे। तो इसीलिए इन लोगों को एक्स्ट्रा कहीं पर काम करना पड़ता था, ताकि फार्मिंग के अलावा ये कुछ और करके अपने लाइवलीहुड को अर्न कर सकें। तो आप देख रहे हो यहाँ पर कि जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनके पास भले ही कहने को अपनी लैंड है, लेकिन फिर भी उनके पास लिमिटेड इनकम होती थी, जिससे वे खुद का ही गुजर बसर कर सकते थे, खुद का एंड खुद की फैमिली का पेट ही भर सकते थे। एक्स्ट्रा इनकम के लिए इनको या तो कहीं और जॉब करनी पड़ती थी या कहीं और कुछ ऐसी एक्टिविटी करनी पड़ती थी जिससे ये एक्स्ट्रा इनकम कमा सकें। You can see the large number of small plots scattered around the village in the picture। अगर आप 1.5 पिक्चर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से गांव का कुछ एरिया स्मॉल प्लॉट्स में स्कैटर्ड है। और ये जो स्मॉल प्लॉट्स हैं, इन पर कल्टीवेशन कौन करते हैं, स्मॉल फार्मर्स। ऑन द अदर हैंड आपको विलेज का कुछ ऐसा एरिया भी मिलेगा जहाँ पर वो एरिया लार्ज प्लॉट्स में डिवाइडेड है, मतलब उन प्लॉट्स का साइज़ काफ़ी बड़ा है। जैसे कि पालमपुर में कुछ 60 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके पास बड़ी ज़मीनें हैं, लगभग 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीनें हैं साइज़ में, 2 हेक्टेयर से ज़्यादा, जैसे कि 5 और 6 हेक्टेयर्स इन साइज़ इनके पास ज़मीन है ही है। और ये जो 60 फैमिलीज़ हैं, इनकी अगर हम संख्या की बात करें तो कुछ फैमिलीज़ मीडियम हैं, कुछ लार्ज फैमिलीज़ हैं। अब 60 फैमिलीज़ के अलावा कुछ ऐसे फार्मर्स भी हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीनें हैं। ठीक है। अब एक बार यहाँ पर पिक्चर देखो जिसकी यहाँ पर बात की गई है। देखो ये पिक्चर है, इसमें आप देख रहे हो कि किस तरीके से ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर स्मॉल प्लॉट्स में कुछ पार्ट स्कैटर्ड है। तो ये जो स्मॉल प्लॉट्स हैं, यहाँ पर स्मॉल फार्मर्स के द्वारा कल्टीवेशन की जाती है। फिर कुछ पार्ट ऐसे बड़े हैं, मतलब कुछ ऐसे प्लॉट्स हैं जो लार्ज इन साइज़ हैं, तो ये 60 फैमिलीज़ के द्वारा कल्टीवेट किए जाते हैं। एंड कुछ ऐसे किसान हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीनें हैं। तो जिनके पास ज़मीनें हैं उनकी तो हालात फिर भी ठीक है, जिनके पास ज़मीन है ही नहीं कल्टीवेशन के लिए, उनके हालात तो और भी ख़राब हैं। यहाँ पर फार्मिंग एक्टिविटी दिखाई है। देखो यहाँ पर फार्मर्स हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, यहाँ पर जो किसान है वो ट्रेडिशनल तरीके से बीज बो रहा है, यहाँ पर मॉडर्न फार्मिंग मेथड का यूज़ किया जा रहा है। ये देखो चारों पिक्चर्स में नीचे, मतलब ये पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल फर्टिलाइज़र्स का छिड़काव कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखो कि किस तरीके से बैल के द्वारा जो मतलब ऐसे प्लोइंग करते हैं ना, जोतना, वो किया जा रहा है। यहाँ पर जो है मॉडर्न टेक्निक का यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पर ट्रैक्टर के द्वारा जो है फसल को या ज़मीन को जोता जा रहा है। ठीक है। यहाँ पर डिस्कस करते हैं जो पॉइंट्स दिए गए हैं। पहला पॉइंट है, आपको 1.5 पिक्चर देखना है जो अभी हमने देखा था, उसमें आपको उन लैंड्स को शेड करना है जो स्मॉल फार्मर्स के द्वारा कल्टीवेट की जाती हैं। दूसरा पॉइंट है कि जो लार्ज फैमिलीज़ ऑफ फार्मर्स हैं, मतलब वो फार्मर्स जिनकी फैमिलीज़ लार्ज है, वो इतने स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड को कल्टीवेट क्यों करती है, इसका रीज़न हम यहाँ पर देखेंगे। एंड हम यहाँ पर इंडिया में फार्मर्स के बीच में किस तरीके से लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको हम यहाँ पर जानेंगे इस ग्राफ में। तो ध्यान से सुनना। अब देखो ये मान के चलो ये है 100% कल्टीवेटेड एरिया, ये है हमारे पूरे भारत का। ठीक है, हमारे पूरे भारत का ये 100% कल्टीवेटेड एरिया है। अब 100% इस एरिया में से
55.4% का जो एरिया है, ये वाला हिस्सा 55.4% का जो हिस्सा है, ये किसके पास है? ये है मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स के पास में। आप देख रहे हो यहाँ पर ब्लॉक में कलर दिखाया हुआ है। सो ये कलर से आप समझ सकते हो कि ये जो हिस्सा है 55.4% का, ये है मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स के पास में। और अब जो बचा हुआ 44.6% का जो कल्टीवेबल एरिया बचा है, वो किसके पास है? वो मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स के पास में है। ठीक है, इतनी बात समझिए आप मेरी। मतलब ये जो एरिया है ये 100% है, जिसमें से 55.4% कल्टीवेटेड एरिया किसके पास है? लार्ज एंड मीडियम फार्मर्स के पास में। एंड बचा हुआ जो 44.6% ये कल्टीवेटेड एरिया किसके पास में है? ये मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स के पास में है। ओके, अब देखो, अगर हम नंबर ऑफ फार्मर्स देखें तो ये जो 44.6% एरिया है, इस पर कितने परसेंट फार्मर्स फार्मिंग करते हैं? 85%। और 55.4% जो इतना बड़ा कल्टीवेटेड एरिया है, ये किसके पास है? ये मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स के पास में है। सो इस पे कितने फार्मर्स वर्क करते हैं? 15%। तो आप यहाँ पर मार्जिन देख रहे हो। सो कितना अनइक्वली तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया है फार्मर्स के बीच में। तो फार्मर्स भी आप ये देखो, लार्ज फार्मर्स हैं, मीडियम फार्मर्स हैं, मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स हैं, राइट। सो इसी तरीके से जो लैंड है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। लार्ज फार्मर्स के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, मीडियम के पास उससे कम है, फिर आते हैं मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स जिनके पास लेस देन 2 हेक्टेयर की ज़मीन है। तो ये जो अभी ग्राफ आपने पढ़ा ना, ये 2010 एंड 11 का एग्रीकल्चरल सेंसस है। अब आगे का जो ये पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एक बार इस पॉइंट को भी देख लेते हैं। वुड यू अग्री दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टीवेटेड लैंड इज अनइक्वल इन पालमपुर? यस, ऑफ कोर्स वी डू अग्री कि पालमपुर में जो कल्टीवेटेड लैंड है वो अनइक्वल तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। डू यू फाइंड अ सिमिलर सिचुएशन फॉर इंडिया? क्या आप यही चीज़ जो पालमपुर में आप देख रहे हो, यही चीज़ आप पूरे इंडिया पर अप्लाई करो तो क्या आपको लगता है कि इंडिया में भी सभी फार्मर्स के बीच में अनइक्वल तरीके से कल्टीवेटेड लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड है? यस, ऑफ कोर्स हम इस चीज़ से अग्री करते हैं। तो जो हम पालमपुर में पढ़ रहे हैं ना, एक्चुअली उसको पूरे भारत पर अप्लाई करके चलो, ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, ये हम जो ये नेक्स्ट टॉपिक है, 5th टॉपिक, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जितना मैंने कराया इसको आप करिए, और आप मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इन दोनों पर जुड़ना बिल्कुल मत भूलना। आपकी कोई भी डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पर पिंग कर सकते हैं। दिस साइड प्रियंका गौर, आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।